बांग्लादेश में जो आज हम क्रांति देख रहे हैं, इसके पीछे शेख हसीना सरकार का चुनाव समय पर ना करवाना, चुनाव की जो निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया थी, उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट की जो व्यवस्था थी, उसकी जगह स्वयं चुनावों को कंडक्ट कराना, अपोजिशन पर भारी केसेस लगा करके उनके वर्कर्स को अंदर करना और पुलिस की ब्रुटैलिटी, शासन तंत्र की क्रूरता, ये सब फैक्टर उसमें महत्वपूर्ण थे। और शेख हसीना ने साथ ही साथ भारत से दोस्ती निभाते हुए जो एंटी इंडिया, जो रेडिकल इस्लामिस्ट लॉबी वहाँ की थी, उसको रोका था, उनको भी दंडित किया। कत्तर की वॉर के जो योद्धा थे उनको सम्मानित किया। इससे जो सेक्शन नाराज थे वो भी उससे उनके खिलाफ वक्त ढूंढ रहे थे और उनको ये वक्त एक लंबी सीरीज़ के बाद मिला, जिसमें कई बार शुरू में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट, बाइकॉट इंडिया प्रोटेस्ट, और बाद में ये स्टूडेंट्स वाला रिजर्वेशन का प्रोटेस्ट, ये सब शामिल था और ये और ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो गया। और इसमें प्रोटेस्टर्स की एड यूएस ने, इवन चाइना ने भी कोई साथ शेख हसीना का नहीं दिया। वो लास्ट में वहाँ से लौट कर आ गई। और भारत ने भी ये सोचते हुए कि भाई हम किसी के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भारत ने भी फाइनली शेख हसीना के हित में कोई अपनी आर्मी बांग्लादेश में नहीं उतारी, जो कि लॉन्ग टर्म में एक समझदारी वाला कदम है। क्योंकि यदि एक बार आप किसी देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में डायरेक्ट इंटरफेयर करते हैं तो फिर देर सवेर सब वहाँ यूनाइटेड हो जाते हैं आपके ही खिलाफ। जैसे हमने श्रीलंका में देखा था, जब हम राजीव गांधी जी के समय श्रीलंका में हमारी आर्मी गई थी, चाहे श्रीलंका के भले के लिए थी, पर बाद में सभी हमारे दुश्मन हो। तो ऐसे में भारत पर यह आरोप लग रहा है कि आपने शेख हसीना वाजिद को डेवलप किया। तो हमारी ये समस्या थी कि वही हमारे साथ पॉजिटिव ब्रिजेस बिल्ड करते थे, करप्शन पे रोक लगाई, इंटर बॉर्डर ट्रेड, ट्रांजिशन रूट और इस तरह की चीज़ों पे उसने बड़ा काम किया। तो ट्रेड भी हमारा पुशअप हुआ। पर दूसरी तरफ हम दूसरी अपोजिशन के साथ उतने संबंध नहीं बना पाए थे। और एक प्रश्न और उठ रहा है बार बार कि बांग्लादेश में वहाँ की जो हिंदू आबादी है, जो ज़्यादातर अब दलित है बची हुई, थोड़ी भद्र लोग होगी मुझे नहीं पता, पर ज़्यादातर दलित है, नामशूद्रा, उन पर अटैक क्यों हो रहे हैं? उन्होंने क्या उखाड़ा है? और इस्कॉन के मंदिरों पर अटैक क्यों हो रहे हैं, जबकि लड़ाई शेख हसीना वाजिद से? तो कारण ये है कि शेख हसीना वाजिद को वहाँ पर प्रो हिंदू या मतलब सेकुलर टाइप की उनकी इमेज थी कि वो हिंदुओं को भी सम्मान देती थी। उनका ये कहना था कि मज़हब आपका पर्सनल है और सेलिब्रेशन सब मिलके करो, इस तरह की वो बातें करती थी। तो आज जब शेख हसीना को हटा दिया गया है, उनके करीबियों को मारा जा रहा है, तो हिंदू भी बहुत से टारगेट में आ रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि यही शेख हसीना के पाले हुए, शेख हसीना के द्वारा इनको सुविधा दी गई, ये सोचकर उन पर अटैक हो रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही है, या महिलाओं के साथ जो हो रहा है, या मंदिरों पर अटैक हो रहा है, ये वो कारण है। और एक दूसरा बड़ा कारण है, आप जितना मर्जी माने, बांग्लादेश के संविधान में सेकुलर लिखा है, या भारत के संविधान में सेकुलर लिख दिया गया है, इसके बावजूद जो समाज मूलता होता है उसकी रिफ्लेक्शन बाहर आती है। तो बांग्लादेश प्रेडोमिनेटली एक मुस्लिम देश है और सारे मुस्लिम वहाँ जो है वो कन्वर्टेड है, वो सब जानते हैं, साउथ एशिया के मुसलमान। और वो कन्वर्ट हुए थे क्योंकि वो लेबर थे, और वहाँ पर जो रेडिकल जो सूफ़ी आए थे उनके थ्रू वो कन्वर्ट हुए। फिर तीतू मीर और इस तरह के मतलब क्रांतिकारी सूफियों की इतिहास है, जो कि मज़दूरों के फेवर में क्रांति करते थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और हिंदू ज़मींदारों के ख़िलाफ़। तो वहाँ से भी एक एंटी हिंदू कॉन्शियसनेस वहाँ पैदा हुई है कि हिंदू जो ज़मींदार थे, शोषक थे। और आज़ादी के टाइम फिर वो जितना मर्जी हम कृषक स्वतंत्र प्रजा पार्टी की बात करें कि वो वैसे क्लास लाइन पर थी, पर
उसके अंदर जो रिलीजियस कॉन्शियसनेस थी, इसको आप नकार नहीं सकते उसके वर्कर्स में। तभी उन्होंने पाकिस्तान को फिर बाद में ऑप्ट कर लिया, सुहरावर्दी उधर चले गए, नहीं तो वो मना करते, रिजेक्ट करते। जबकि नामशूद्रा जो हमारे दलित वर्ग था वहाँ पर हिंदू, उसने पाकिस्तान में रहने का फैसला लिया जोगिंद्रनाथ मंडल की अध्यक्षता में। केवल भद्रलोक भाग करके इंडिया आए। तो इस्लामिक रूट्स तो वहाँ है पहले से। और इस्लामिक पॉलिटिक्स है, अगर हम पाकिस्तान को भी देखें, उसकी मेन समस्या है प्योरिटी, प्योर इस्लाम। और इस चक्कर में दूसरे को ठप्पा लगाना कि ये प्योर मुस्लिम नहीं है, इनकी प्रैक्टिसेस प्योर मुस्लिम नहीं है। तो जो मुजीबुर रहमान है, उन पर ये आरोप लगा कि ये बंदा जो बेसिकली प्रो इंडिया, प्रो हिंदू है। और उस टाइम जो ये आंदोलन लड़ा गया पश्चिम बांग्लादेश में, उसमें बहुत से हिंदू इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर्स उस टाइम के जो थे, उन्होंने भी साथ दिया खुल के कि बांग्ला भाषा पर लड़ते हैं। तो बांग्लादेश में जो राइटिस्ट है, उन्होंने ये देखा कि देखिए भाषा के नाम पर हमारी जो रिलीजियस इस्लामिक जो आइडेंटिटी है उस पर अटैक हो रहा है। तो काउंटर भी हुआ, फिर मिलिट्री कूज हुए, और फिर बांग्लादेश को इस्लामिक दिखाने की पूरी कोशिश हुई, जो उसको असर्ट करने की कोशिश हुई। तो इस तरह से बांग्लादेश की पॉलिटी कभी थोड़ी सी सेकुलर स्टांस पे जाती है और कभी इस्लामिक स्टांस पे आती है। पर बीच में शेख हसीना और उनके पिता ने भी कोशिश की कि हम थोड़े से इस्लामिक भी हो जाएं ताकि हमें भी इजी रहे। इस तरह से बांग्लादेश टिल्ट करता रहा है। तो आज फिर से जो है बांग्लादेश में वो जो जमात इस्लामी की जो पार्टी है, चाहे उसकी फील्ड में बंदे कम हों, और बांग्लादेश जो नेशनलिस्ट पार्टी है इसके ज़्यादा हूँ, परंतु उसका आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट आप कम नहीं मान सकते। और दूसरा दुर्भाग्य है हिंदुओं का एक गद्दार का टैग जो उन पर लग चुका है वहाँ पर, या एक यहूदी टाइप टैग, नफ़रत, जो कि आपके कल्चर से ही नफ़रत है। तो जिस तरह जो स्थिति यहूदियों की थी यूरोप में, वही स्थिति बांग्लादेश के हिंदुओं की हो गई है। क्योंकि वो हिंदू हैं इसलिए उनको रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने, एक तो वो ज़िम्मेदारों के वंशज हैं, वही रिलीजन है जिसने हमारे पूर्वजों का शोषण किया। दूसरा, बांग्लादेश को तुड़वाया, अलग करवाया, इस्लामिक आइडेंटिटी को चैलेंज दिया। और अब भी ये शेख हसीना वाजिद के साथ हैं, क्योंकि वो भी गद्दार, वो भी तानाशाही थी। ठीक है जी। तो इस तरह से इसको देखा जा रहा है। और अगर इसको देखें तो बांग्लादेश और भारत की पॉलिटिक्स में बड़ी समता और समानता भी हो सकती है। यहाँ हिंदू देख लें और उस तरफ आप मुस्लिम देख लें मेजॉरिटी में। परंतु हैरानी इस बात से होती है कि बांग्लादेश का जो हिंदू है, उसने तो सदैव देश के लिए पॉजिटिव आगे बढ़कर काम किया, जो आज वहाँ हिंदू ज़्यादा विद्यमान है। और भारत में भी जो ज़्यादातर सबाल्टर्न मुसलमान है, उसने डायरेक्ट एंटी इंडिया नहीं गया, एलीट ज़्यादा गया था, ये भी समानता है। परंतु आज़ादी के बाद देखें तो भारत में एक तरह का माइनॉरिटिज़म चल पड़ा, उनको अलूफ कर दिया गया, उनको सेपरेट प्रिविलेजेस दिए गए, चाहे वो गलती थे, मतलब उनके लिए अपने बुरे थे, पर उनको अपने सिविल लॉ से जीने दिया गया। परंतु बांग्लादेश का हिंदू तो प्रोग्रेसिव रहा शुरू से। आज़ादी के बाद उन्होंने कत्तर की लड़ाई खुल के लड़ी, सोशल रिफॉर्म में आगे रहा, तब भी उसको गद्दारी का टैग लग जाता है। दिक्कत है कि वो मुसलमान नहीं, वहाँ ये समस्या बहुत ज़्यादा है। भारत में आज जो मुस्लिम्स के साथ जो अगर एक जो मतलब एक राइट विंग की उत्पत्ति बड़ी है, तो वो इसलिए कि मुस्लिम कहीं ना कहीं ऐसा दिखाए जाते हैं कि ये कानून को फॉलो नहीं करते, समान नागरिक संहिता को नहीं मानते, ये अलगाववाद को हवा देते हैं, या नारी के अधिकारों की स्थिति इनमें ख़राब है, या फोर्सफुल दूसरे को कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस तरह की इमेज बनाई जाती है। बांग्लादेश में इमेज ये है कि ये गद्दार है। तो ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी के जो पॉलिटिक्स हैं, जो ये टेलीस्कोप हैं, ये आज हम देख रहे हैं। और नो डाउट बांग्लादेश में जो घटेगा, जो यहाँ घटता है, इसका असर बांग्लादेश में पड़ता है। जो बाबरी मस्जिद गिरी थी, बांग्लादेश में कई हिंदुओं को, मंदिरों को शहीद किया गया था, गिराया गया था। आज जो है, आज जो बांग्लादेश में नाटी हो रही है, जो एक्टिविटीज़ हो रही है,
अगर टेम्पल पे अटैक हुए हैं, लोगों पर अटैक हुए हैं बीइंग हिंदू, इसका सीधा असर भारत की साइकी पे हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो CAA का जो एक्ट लाया गया, इसको कई लोगों ने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कहा, गलत कहा, आज उसकी जस्टिफिकेशन और स्ट्रांग हो रही है हिंदू साइकी के अंदर भारत में। और ये जो हो रहा है इसका इम्प्लीकेशन भारत में भी हिंदू साइकी में होगा, और वो और रिजिड हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में ऐसा होगा तो फिर यहाँ भी कॉन्शियसनेस बिल्ड होगी। मज़े की बात है, पहले ऐसी कॉन्शियसनेस यहाँ नहीं थी। बांग्लादेश में क्या होता था उससे ज़्यादातर हम अनभिज्ञ थे, पर अब हिंदू कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, सब देखा जा रहा है। और अब खुलकर भारत की फॉरेन पॉलिसी में डायरेक्ट बात हो रही है कि हिंदुओं के साथ आप क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश से उसके नए यूनुस साहब से डायरेक्ट पत्रकार पूछ रहा है कि हिंदुओं के साथ क्या हुआ। और ये अब डेफिनेटली एक फैक्टर है भारत की विदेश नीति में, जो कि पहले हम शायद स्पष्ट रूप से बोलने से शर्माते थे। और मुझे लगता है एज सच साउथ एशिया में ये एक मतलब उसकी पॉलिटिक्स को डिपन भी कर रहा है, एक दूसरे का जोड़कर देख रहा है, जो जुड़ी हुई थी। और कन्फ्लिक्ट तो बढ़ ही रहे, पर शायद हो सकता है इसी में से एक कॉम्प्रोमाइज़, एक सोल्यूशन, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बाहर आए। अब जो भी देखना है ये तो भविष्य की गर्भ में है, पर जहाँ तक हो सके भारत को डायरेक्ट रूप से बांग्लादेश की राजनीति में भारत हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक आंतरिक मैटर है। पर अपने कंसर्न्स भारत ने स्पष्ट रखते हैं। बाकी जो समाज पर असर पड़ेगा वो तो स्पष्ट मैंने आपको बता ही दिया। धन्यवाद।